हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। जो आज का हमारा लेक्चर है ये जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर का यूनिट जो यूनिट नंबर 2 है, जो स्पेशलाइजेशन का पोर्शन है, उसका जो यूनिट फर्स्ट है उसको ऑलरेडी मैंने करवा चुका हूं विद एमसीक्यूज। और जो हमारा सेकंड यूनिट है उसका पहला लेक्चर मैंने कल अपलोड किया था, आप जाके वो भी देखिए क्योंकि वो लेक्चर इस लेक्चर से बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। और यू अंडरस्टैंड, वो लेक्चर इस लेक्चर से कनेक्टेड है, इसलिए जाके आप पहले वो लेक्चर देखिए। और जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज जेंडर लॉज एंड ह्यूमन राइट्स। जेंडर लॉज एंड ह्यूमन राइट्स। जेंडर, कल हमने देखा था कि जेंडर के नाम पे इनइक्वलिटी कैसे होती है, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप जाके कल का लेक्चर देखिए पहले और इसके बाद आज का लेक्चर। अगर आपने सिलेबस देखा है तो आपने देखा होगा कि एक जो यूनिट सेकंड है उसमें लिखा है जेंडर लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, और जो ह्यूमन राइट्स है वो यूनिट थर्ड में भी है, उसका पहला टॉपिक है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यूनिट थर्ड में आपका फर्स्ट टॉपिक है दैट इज ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट एंड इवोल्यूशन। यहाँ पे आप इस लेक्चर में हम थोड़ा बहुत देखेंगे ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड। बाकी जो मैं पूरा लेक्चर है ये किस पे होने वाला है आज का, यह हमारे जो जेंडर लॉज के पे होने वाला है। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो आपका स्पेशलाइजेशन का पोर्शन है उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि उसी पे मेरिट बनेगा। आप खुद भी देखिए कि 60 मार्क्स ओनली स्पेशलाइजेशन के हैं, इसलिए आप स्पेशलाइजेशन को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और आप बस नोट्स मत बनाने बैठिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आपके 2 to 3 मंथ्स एग्जाम में है, 2 to 3 मंथ्स एग्जाम में है, और कितने नोट्स बनाओगे, आप क्या करोगे। इससे अच्छा है आपको आप ये लेक्चर्स देखो, कॉन्सेप्ट्स को समझो, नोट्स को छोड़ो अगर मेरी मानो, क्योंकि नोट्स उसके लिए रिवाइज करने के लिए होते हैं। जब टाइम बहुत ज़्यादा बचा हो फिर हम रिवाइज करते हैं आराम से। आप अभी के लिए नोट्स को छोड़ो, बस जब हम लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे, यूनिट सेकंड को हम कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा पर टॉपिक की। इसके में 100 से 200 जो यूनिट सेकंड है, इसके में 200 एमसीक्यूज करवाऊंगा। 2 क्लासेस होगी, एक फर्स्ट क्लास में मैं 100 एमसीक्यूज कराऊंगा, सेकंड में 100। उससे क्या होगा, उससे आपके जो पूरा जो अभी आप पढ़ रहे हो वो फिर से रिवाइज होगा, और आपके बहुत सारे उसमें क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। इसलिए अभी के टाइम पे आप बस फोकस कीजिए अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि आपका एग्जाम वहां पे ऑब्जेक्टिव है। आपको लिखना नहीं है डिटेल की दैट ह्यूमन राइट्स आर दो दिस, आपको बस टिक करना है। उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपके पास थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कॉन्सेप्ट के रिलेटेड। आर यू अंडरस्टैंड? इसलिए आप बस रिवाइज कीजिए, लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, उसके बाद एमसीक्यूज कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, उससे आपकी फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर हम सबसे पहले बात करें जेंडर लॉ क्या होते हैं? जेंडर लॉ होते हैं ऐसे कानून जो किस लिए बनाए गए हैं, जेंडर के लिए रिलेटेड। आर यू अंडरस्टैंड? जेंडर के नाम पे जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, जो डिफरेंस होती है हमारी सोसाइटी में, या जो जैसे हमारी सोसाइटी में हारसमेंट किया जाता है, सेक्सुअल हारसमेंट जेंडर के नाम पे, या जेंडर इनइक्वलिटी है, उसी को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए क्या बनाए जाते हैं? जेंडर लॉ। आर यू अंडरस्टैंड? अगर हम जेंडर लॉ को पहले छोड़ के हम लॉ को देखें, लॉ क्या होता है? लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है ना। जो हमारा लॉ है वो एक सेट होता है जिसमें क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। किसके लिए होते हैं? अगर कोई काम हमारा जो सोसाइटी में हो रहा है वो बहुत बेड है सोसाइटी के लिए, और वो राइट नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए, उसको खत्म करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए जाते हैं। और जो हमारी सोसाइटी है उसको हम मेंटेन, उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए हमारे कुछ लॉज को बनाया जाता है, जिनको गवर्न करते हैं जो गवर्निंग एजेंसी होती है। जैसे हमारी गवर्नमेंट है वो गवर्न करती है, जैसे हमारे कोर्ट्स के थ्रू, पुलिस स्टेशन के थ्रू लॉज इसको बोलते हैं। जेंडर लॉज वो लॉज हैं जो किसके रिलेटेड बोलते हैं, जो किसके रिलेटेड बोलते हैं? जेंडर इनइक्वलिटी। जबकि कहीं पे जेंडर इनइक्वलिटी हो या डिस्क्रिमिनेशन हो, उसके रिलेटेड कुछ लॉज बनाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं जेंडर लॉज। अगर सबसे पहले हम बात करें जो हमारा फर्स्ट जेंडर लॉ है दैट इज एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। जो पहले लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत बड़ा इशू है हमारी सोसाइटी का। जैसे अगर कहीं पे जो हमारे
जो हमारे गर्ल्स हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। बॉयज़ के एवज लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है। जैसे हमारे घर में देखो, अगर लड़का होता है उसको प्राइवेट अच्छे खासे स्कूल में पढ़ाते हैं, मगर जो लड़की है उसको बोलते आप जाओ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ो या ना पढ़ो, उसको माना जाता है कि पराया धन, ये दूसरी की दौलत है। और यू अंडरस्टैंड, इसी के साथ इसलिए उनके साथ क्या होती है डिस्क्रिमिनेशन, किनके साथ, लड़कियों के साथ। इस जो डिस्क्रिमिनेशन होती है लड़कियों के साथ या कहीं पे बॉयज के साथ भी होती है, इसको खत्म करने के लिए जो लॉज बनाए जाते हैं, जो रूल बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ और एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज। और यू अंडरस्टैंड, हमारा जो सेकंड नंबर है दैट इज इक्वल पे लेजिस्लेशन। जब मैंने आपको कल बोला था कि जो लड़की और लड़का है अगर वो कहीं पे काम करते हैं तो वो 10 घंटे लड़का भी काम करता है, 10 घंटे लड़की भी काम करती है। और अगर 10 घंटे दोनों काम करते हैं, मगर यहाँ पे लड़के को 1000 रुपये मिलता है मगर लड़की को 500 ही मिलते हैं। ये होता है क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो समझता है कि इसकी कोई मजबूरी होगी, लड़की वैसे काम कर नहीं सकती, इसकी कोई मजबूरी, उसको मजबूरी का फायदा उठा के वो क्या करता है, वो उसको कम पैसे देता है। यू अंडरस्टैंड। और अगर हम अभी के सिनेरियो की बात करें, वर्ल्ड में जो 60% काम है, 60% 21st सेंचुरी का, मैंने कल एक रिपोर्ट देखा था, उसमें लिखा था कि 21st सेंचुरी का रिपोर्ट था, 60% जो काम है वर्ल्ड का वो औरतें करती है। कौन करती है? फीमेल्स करती है। और बस 10% जो हमारे वर्ल्ड का जो इनकम है वो लड़कियों के पास है। और बस एक आपको शॉक लगेगा कि बस 1% ऑफ वर्ल्ड टोटल वर्ल्ड लैंड जो हमारे ओन करती है लड़कियां, 1% ही। अगर हमारे वर्ल्ड में 100 कनाल जमीन है तो बस 1 कनाल, बस जो इतनी सारी वर्ल्ड में लड़कियां हैं वो ओन करती है। ये होता है हमारा। इसको खत्म करने के लिए क्या कौन से लॉज है? इक्वल पे लेजिस्लेशन। इक्वल पे लेजिस्लेशन मीन्स कि हम हर एक को सेम पे मिलना चाहिए। अगर काम सेम कर रहे हैं तो पे भी सेम दे दो। इसके बाद है जो हमारा एक इम्पोर्टेंट जो हमारा इशू है सभी के सोसाइटी में भी, दैट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट को खत्म करने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए जाते हैं जिनको हम सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉज बोलते हैं। जैसे लड़की जब शाम को बाहर निकलती है तो उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, रेप के केसेस बढ़ जाते हैं, छेड़छाड़ होती है उनके साथ। और ऑफिस में आप बहुत जगह देखो, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो लॉज बनाए गए हैं उनको हम बोलते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉज। इसके बाद है हमारा रिप्रोडक्टिव लॉज। रिप्रोडक्टिव लॉज आपने सुना नहीं होगा, ये 4th नंबर है। दैट इज रिप्रोडक्टिव लॉज ऐसे लॉज है कि लड़की हम डिसाइड कर सकती है कि उसको एबॉलिशन करना है या नहीं। एबॉलिशन मीन्स जैसे हम बच्चा जब कोई जैसे किसी का एक बच्चा हुआ फिर वो दूसरा करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, इट डिपेंड्स ऑन गर्ल। वो खुद को फैसला कर सकती है अपने हेल्थ के बारे में, वो फैसला कर सकती है कि मुझे बच्चा करना है या नहीं। इनको हम ऐसे लॉज को क्या बोलते हैं? हम रिप्रोडक्टिव लॉज। इसके 5th नंबर पे अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस लॉज। जैसे हमारे घरों में होता है कि जो एक पति है एक औरत का, वो शाम को आता है शराब पी के, फिर डोमेस्टिक वायलेंस, उसको मारता है, उसको पीटता है। और हमारी सोसाइटी में क्या होता है, बोलते हैं कि जो हमारी सोसाइटी में कुछ बिलीफ्स है, कुछ कस्टम्स है, वो बोलते हैं कि पति भगवान है। जो मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बोला था, पति भगवान है। अगर वो शराब भी पीता है, कुछ भी करता है, आपके साथ गलत भी करता है, आपको मारता भी है शाम को, फिर भी वो भगवान है। इन ऐसे लॉज को गवर्नमेंट ने खत्म करने के लिए कौन से लॉज बना है, उनको बोलते हैं हम डोमेस्टिक वायलेंस लॉज। डोमेस्टिक वायलेंस लॉज। इसके बाद है हमारे एक इंपॉर्टेंट लॉज दैट इज ट्रांसजेंडर लॉज। जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती होती है, उनको सोसाइटी में जैसे वो अलग नज़रिए से देखा जाता है। उनके जो जैसे वो कहीं पे जा रहे हैं, उनको आपने हमारी सोसाइटी में देखा होगा। मैं आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आए, क्योंकि सिंपल इज़ बेस्ट। अगर हम बात करें जो हमारी सोसाइटी में, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं से कोई ट्रांसजेंडर चल रहा है तो उसको जैसे लड़के हैं वो अलग नज़रिए से देखते हैं, उसको छेड़छाड़ करते हैं। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कौन से लॉज बनाए जाते हैं, बनाए गए हैं, नॉट बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम ट्रांसजेंडर लॉज। ट्रांसजेंडर लॉज भी एक इम्पॉर्टेंट लॉज है हमारे किसके, जेंडर लॉज की। इसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन लॉज। एजुकेशन लॉज ऐसे लॉज हैं
कि जो बताते हैं कि जो हमारी लड़कियां हैं या लड़का है, दोनों को हक है एजुकेशन हासिल करने का। और हमारे इंडिया में आपने देखा होगा 12 इयर्स तक जो फ्री एजुकेशन दी जाती है, टू 10th तक, हत्ता कि आप कॉलेज में भी जाओ वहाँ पे भी आपको मिलती है, स्कॉलरशिप्स मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि एजुकेशन को अच्छे से हासिल करने के लिए। इसके बाद है हमारे हेल्थ केयर इक्वलिटी लॉज। हेल्थ केयर इक्वलिटी लॉज मीन्स वो लॉज जो हमें बताते हैं कि अगर लड़की बीमार हुई है तो उसको भी अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, या लड़का बीमार हुआ है तो उसको भी अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अगर हम हमारे इंडिया की बात करें, जो लड़की है, औरत है, उसको माना जाता था कि ये देवी का रूप है, देवी का अवतार है। इट मीन उनको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती थी पहले, मगर फिर जब टाइम बढ़ा, उनको गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था। जब जैसे आपने एक जो हिंदू में एक प्रैक्टिस थी जिसको हम बोलते थे सती का मतलब होता था कि जैसे कोई अगर लड़की है या औरत है, उसका अगर जो पति है, उसका जो हस्बैंड है, अगर वो गुजर गया तो उसको उस हस्बैंड के साथ उस औरत को भी जलाया जाएगा उसी के साथ। आर यू अंडरस्टैंड? अगर उसको जिंदा जलाया जाता था, किसके साथ? उसके हस्बैंड के साथ। इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज है, बहुत सारे लॉज आए हैं। जैसे हमारे आर्टिकल 15 हमारा बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। किसके बिहाफ पे? कास्ट, जेंडर के बिहाफ पे। बहुत आपने ये जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी पता होगा। इसके बाद हमारा आर्टिकल 16 बोलता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए हर एक को। जो जैसे हमारी जो सोसाइटी में जो जॉब्स है, वो हर एक, जैसे हमारी जो पब्लिक जॉब्स है, वो उनमें जो पार्टिसिपेशन का मौका है वो हर एक को मिलना चाहिए, लड़की को भी लड़के को भी। ऐसा नहीं कास्ट के ब्याह पे, जेंडर के ब्याह पे अलग अलग हो। और जो हमारे जो सोसाइटी में अपॉर्चुनिटीज है, उनमें भी हमारे जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, उनको सेम मौका मिलना चाहिए। अगर इसको हम ख़त्म करने के लिए हमने बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे लॉज बनाए, या बहुत सारे आर्टिकल्स भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है जो किसके रिलेटेड बोलते हैं? जेंडर इक्वलिटी के रिलेटेड, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के रिलेटेड। जैसे मैंने अभी आपको आर्टिकल 15 या आर्टिकल 16 बोला, मगर फिर भी जो अभी हमारे कानून में बहुत ज़्यादा जेंडर इनइक्वलिटी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप अगर देखोगे कि बहुत सारे पति अभी भी है जो जैसे जिनके पास एजुकेशन नहीं है, वो अभी भी शाम शराब पी के आते हैं और फिर अपनी पतियों को, जो उनकी वाइफ है, उनको मारते हैं। और जो हमारी इंडियन सोसाइटी है वो भी इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लेती है। जैसे उनके जो घर वाले हैं, जैसे किसी लड़की के जो घर वाले हैं, वो भी उसको बोलते हैं कि आप फाइट मत करो उसके साथ, उसके खिलाफ लड़ो मत। अगर आपका हस्बैंड आपको मारता है तो उसके खिलाफ लड़ो मत, आप क्या करो, आप सहते रहो, क्योंकि वो आपका भगवान है। जो ये बेसिक बिलीफ्स है ना, जो बेसिक बिलीफ्स है, इन्होंने ही एक औरत को बहुत कमज़ोर बनाया है। जो उसके माँ बाप है, वो भी उसको बोलते हैं कि नहीं, अगर उसने आपको निकाला फिर हमारी इज्जत खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जिससे क्या होती है, जिससे वो लड़की, जो एक औरत है, वो जो उस पर जुल्म होता है वो उसको सहती रहती है। फिर क्या होता है, लास्ट में एक ऐसा टाइम आता है, जब वो जो उसका हस्बैंड है वो उसको मार ही देता है। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा जो इंडिया में हुए हैं, जब कि एक अपने जो हस्बैंड है उसने अपनी वाइफ को मारा, शराब में के नशे में या कुछ और करके भी बहुत सारे औरतों को मारा जाता है। इसलिए जो हम अगर जो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जेंडर इनइक्वालिटी की, इसको अगर हमारी सोसाइटी से निकालना है, सोसाइटी से ख़त्म करना है, तो हमें जो जेंडर लॉज हैं इनकी नॉलेज पहले किन तक पहुंचानी है। जो हमारी औरत हैं उन तक जेंडर लॉज की नॉलेज पहुंचानी। आशा करता हूं कि आपको ये जेंडर लॉज का कॉन्सेप्ट ऐसे समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।